मगर कलम लाकर भीमभो क्या करेंगे? उपहार दूंगा। ये कलम मेरी तरफ से। ये लो लाठी। इसे अपना दोस्त बनाओ शिशुपाल। इसकी ताकत को पहचानो शिशुपाल। फिर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। ये दुनिया ताकत की भाषा समझती है। ये लाठी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। लो। व्यक्ति को अक्सर जीवन में कलम और लाठी के बीच में से एक को चुनना होता है, और ये चुनाव व्यक्ति का भविष्य तय करता है, समाज बनाता है। शिशुपाल जी, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहा है तो अपनी तरफ से एक कलम देकर उसके पढ़ाई की शुरुआत कराऊं। तो ये कलम आपके लिए मेरी तरफ से। ये कलम लीजिए शिशुपाल जी, पढ़ाई कीजिए और जीवन भर पढ़ते रहिए। संविधान का है तो ही शिल्प तो नहीं सिखा संता का संविधान का है तो ही शिल्प तो नहीं सिखा संता का सके शब्द करुणा, हो जा शुरू। आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये भीम रमा के चक्कर में सारे अच्छे घर में रहने वाले लोगों के बेटे झोपड़ी में ना पहुंच जाए, और एक दिन उनके समाज के लोग आकर हमें ना कोसे इस बात के लिए कि भीम रमा ने सबका घर बर्बाद कर दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों? ऐसे इल्जाम लगाना गलत है। अच्छा, और आप जो हमारे बीच में बोल रहे हैं वो ठीक है? देखिए, ये चाल वाले आपको जो माने, हमारे घर वाले आपको जो माने, मगर हम आपको अपना नहीं मानते और कभी मानेंगे भी नहीं। और ये दूध लेकर आइएगा तो क्या आपको अधिकार हो जाएगा? आप हमारे बीच में कुछ भी बोलेंगे? ऐसा मैंने कब कहा? बल्कि मैं तो इसलिए दूध ले आया कि राम जी भाऊ लाने जाते। नहीं चाहिए फिर आपका लाया हुआ दूध।
बदतमीजी की हद हो गई। ये क्या है ये सब? क्या हुआ? नौकरी मिल गई है इन्हें, अब इन्हें निकाल दो यहाँ से। इन्हें कहो कि यहाँ से चले जाए। ऐसे अचानक कैसे जाने के लिए कह सकते हैं? मगर मुझे आपसे बात करनी है। इन्हें कहा ना मुझे कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, आप समझ क्यों नहीं रही है? भीम, हाथ छोड़ो मेरा और अंदर जाकर देखो कि रमा क्या कर रही है। एक बार तो वो करुणा का सर फोड़ चुकी है, कहीं फिर से ना फोड़ दे। ना रमा ने पहले करुणा भाभी का सर फोड़ा था और ना अब फोड़ रही होगी। रमा मेरी पत्नी है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो जो भी करेगी मर्यादा से बाहर नहीं होगा। मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से, नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं। सुन रहे हो ये आवाजें? ये सामान गिरने की आवाज है? ये है रमा की मर्यादा? हाँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ये सामान रमा नहीं फेंक रही होगी। वो पूरन इस चाल में नहीं चाहिए और ना ही इस घर में। आई, मुझे आपसे बात करनी है। ए रमा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई ने क्या कहा? चल जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आई से बात करके ही जाऊंगी। सुनिए, कारखाना नहीं है, घर है। और यहाँ मैं जेठानी हूँ और तू देवरानी है। और देवरानी को औकात में रखा जाता है, समझी? हाथ मरोड़कर हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ती। अगर आप बड़ी है ना, इसीलिए बस ऐसा नहीं कर रही। और मैंने कहा ना, एक बार मुझे आई से बात करनी है तो करनी है। देखिए ना, रमा ने हाथ मरोड़ दी मेरी। बहुत दर्द हो रहा है। क्यों भीम, देख लिया? मर्यादा ना, ये है रमा की मर्यादा। मैं दावे के साथ कहता हूँ बाला भैया, ये रमा ने नहीं किया होगा। वो अंदर सिर्फ बात करने गई है, उसे बात करने दीजिए। अरे जीजा भाई को अकेले में पाके रमा कहीं मार ना दे। और बेचारी जीजा भाई, हम देख क्या बात है। भीम ने कहा ना अभी कि रमा कोई मर्यादा नहीं तोड़ेगी, तो नहीं तोड़ेगी। इसलिए आप सब यही रहिए और इंतजार कीजिए। हाँ, जरा सब लोग शांति से खड़े रहिए और देखिए कि क्या होता है। रमा, क्या कहा तुमने अंदर जीजाबाई जी से? कहा तो आई ने, मैं उनके सामने रोई धोई, मैंने मिन्नतें की। अब सच सच बताओ, तुमने क्या कहा उनसे? तो सुनिए। आई, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि आप जैसा फैसला करेंगी मैं आगे का व्यवहार वैसा ही करूँगी। लेकिन अगर आपने जिद नहीं छोड़ी कि पूरन काका जाएंगे, तो मैं भी जिद बांध लूंगी कि बाबा के पेंशन के पैसे मुझे भी चाहिए। अगर मैं बाबा के सामने जिद करूंगी तो बाबा मुझे पैसे दे देंगे, मगर मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन इस तरह से उन्हें डराना सही था क्या? ऐसे धमकी देना? कानून में भी तो डर होता है ना, और डर कई बार काम करता है। और अगर डर सही हो तो बुरा क्या है?
और मैंने आई को डराकर पूरन काका को भटकने से बचा लिया, तो डर अच्छा है ना। और उस दिन आपने भी तो मुझे डराया था ना कि जब मैं लंदन चला जाऊंगा और अगर मुझे यहाँ से खत भेजना होगा तो मुझे अंग्रेजी में पता लिखना होगा, इसलिए मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपने भी तो मुझे डराया था। तो जैसे वो डर अच्छा था, वैसे ये डर भी अच्छा है। बताइए ना, क्या समझे आप? हाँ, यही कि कई बार डर अच्छा भी होता है, और तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आपको जब ऐसे डायरी में चुन चुन कर अच्छी बातें लिखते हुए देखती हूँ ना, तो बराबर सा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं कंकड़ चुन चुन कर चावल साफ कर रही हूँ, कचरा चुनकर घर साफ कर रही हूँ, मन के अस्वाद चुनकर मन को अच्छा कर रही हूँ, और स्वार्थ चुनकर प्रेम की बगिया साफ कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है रमा, कि मैं भी वही कर रहा हूँ। चलो काम पर चला जाता हूँ। लेकिन अभी तो ऑफिस जाने के लिए समय है ना? हाँ समय है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले नए मजदूर की तलाश करनी है मुझे। क्यों? जो मजदूर काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? अरे उस मजदूर के सामने अखबार के मालिक ने मुझसे राय मांगी, तो उसको बुरा लग गया, और इतना बुरा लग गया कि वो नौकरी छोड़कर चला गया। जिस ऑफिस का मालिक इस भीमराव जैसे छोटे बिरादरी के लोगों का पक्ष लेता रहता है, वहां मुझे काम नहीं करना। स्वाभिमान, परंपरा और धर्म बचे रहेंगे तो जीवन बहुत काम देगा। अच्छी बात नहीं है, इतना क्या बुरा लग गया? अजीब नहीं कह सकते रमा, क्योंकि बचपन से वो जिस समाज में रहा है, उसके आसपास जैसे लोग हैं, उनकी जैसी सोच है, उनके जैसे विचार हैं, उसके विचार भी तो वैसे ही होंगे ना। इन लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है रमा। जागरूकता की कमी होने के कारण व्यक्ति तय नहीं कर पाता कि किन परिस्थितियों में कैसी भावनाएं पैदा होनी चाहिए, और जो भावनाएं पैदा हुई हैं उन पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए। जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। बुआ, बुआ, आई। क्या हुआ रमा? बुआ वो मैंने बाबा को खाना दे दिया है, मैं और भाकरी बना लेती हूँ। उन्हें मजदूर ढूंढने जाना था ना, इसलिए वो जल्दी चलेगा। और उन्होंने कहा है कि अगर मजदूर मिल जाएगा और काम में जाने के लिए समय बचेगा तो मैं आकर खा लूँगा, नहीं तो मैं उनका खाना ऑफिस में पहुँचा दूँगी। अब बस बाबा को खाना खिला दीजिएगा, और अगर बाबा को कुछ लगेगा तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। ठीक है, तू जा। भैया कितनी अच्छी है ना रमा, कितना ख्याल रखती है आपका। आई कहाँ है? नहीं पता। ठीक है, फिर बाहर ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर मिल जाए ना तो कह देना कि जब पति खाना खा रहा हो ना तो उसके आसपास ही रहा करे। जाओ करुणा, ढूंढो उसे, और उसे कब हमारी चिंता हो गई। वो तो बस अपने फायदा नुकसान के बारे में ही सोचती है। जा जा ढूंढो उसे। हम सब एक हैं तो साथ तो देवे के पड़ेगा, या फिर साफ साफ कह दो ना कि रमा के साथ सौदा कर लियो। सौदेबाजी करने वाली औरत हो तुम जीजा भाई। हमसे बात कर फुलिया।
जीजाबाई कभी सौदेबाजी वाली औरत नहीं हो सकती। तो क्या भीम की भक्त बन गई हो? बकवास बंद कर। जीजाबाई भीम की भक्त भी कभी नहीं हो सकती। हाथ छोड़। नहीं छोड़ेंगे। पहले पूरी कहानी बताओ कि क्या हुआ, तब छोड़ेंगे। धोखेबाज। फुलिया सब देख रहे हैं, हाथ छोड़। सब देख रहे हैं कि जब हम सब एक हैं तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, बताओ। फुलिया हाथ छोड़। नहीं छोड़ेंगे धोखेबाज। जीजाबाई भीम की भक्त कभी नहीं हो सकती। और अगर औकात है तो खुद निकाल पूरन को बाहर। और ऐसे दोबारा हाथ मत पकड़ना। जीजाबाई! बाबा, बाबा आप शांत रहिए। हाँ आई, कह दीजिए ना भीम भाव से कि वो आपके बेटे हैं। आई, चलिए अंदर। ये सब जबरदस्ती नहीं कर सकते आपके साथ। और इनका जो मन होगा ना वही करेंगी ये। करुणा, आई अगर भीम को बेटा कहती है तो अच्छा ही है ना। जीजाबाई, कह दो भीम को बेटा। कह दो जीजाबाई। हाँ काकी, कह दीजिए। हाँ जीजाबाई, कह दो ना। हाँ जीजा भाई, कह दो। जीजाबाई ऐसे शांत खड़ी है, लग रहा है कि भीम का बेटा मान ही नहीं। कह दो जीजाबाई, कह दो। हाँ जीजाबाई, मैंने रिश्ते खोए हैं तो मैं जानता हूँ जीवन में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मान लो इसे बेटा। हाँ जीजाबाई। चलो जीजाबाई, मैं तुम्हें भीम के पास ले चलता हूँ। चलो।
कह दो जीजा भाई, कह दो। कि तुम जैसे छोटे लोग आगे आगे चले और हमारे जैसे बड़े लोग तुम्हारे पीछे पीछे, और आज वही कर रहे हो। अच्छा लग रहा होगा, खुश हो गए बहुत। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, ना ही ये मेरी सोच है। मेरी सोच तो ये है मेघनाथ जी कि सब बराबर हो, ना कोई किसी से ऊंचा ना कोई किसी से नीचा। अच्छा, दिख रही है मुझे तुम्हारी घटिया सोच। मेरे अच्छे खासे बेटे को बहला फुसला कर तुमने उसे सड़क पर ला दिया, और अब इससे ये मजदूरी करवा रहे हो। इतना ही नहीं, इसे नीचा दिखाने के लिए अपने मातहत, अपने नीचे काम करवा रहे हो उसे। मैं कोई बच्चा नहीं हूं बाबा कि कोई मुझे बहला फुसला लेगा, और भीम मुझे सड़क पर नहीं ले आया। मैंने खुद चुना है अपना ये जीवन। चुप कर! इतना बड़ा हो गया लेकिन गधा का गधा रह गया। अभी तक ये भी समझ नहीं आई कि क्या चुनना है। ला, दे इधर बंडल। क्या फिर? छोड़ो रही सत्ता। ये ले, पकड़ इसे। और ये लो, पकड़ो तुम। अरे रे रे रे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। ये हुआ सही, समझ में आया? इसे कहते हैं उचित चुनाव। और बाबा, बचपन में माँ बाप के सामने बच्चे जो चुनते हैं ना, उससे भविष्य तय होता है कि बच्चा बड़ा होकर शिशुपाल बनेगा या भीमराव अंबेडकर बनेगा। मैं समझ रहा हूँ मेघनाथ जी, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। आपका बेटा होकर ये आपके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चे के हाथ में बचपन में जो भी देते हैं, उसी से उस बच्चे का भविष्य तय होता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो भीमराव? तुम्हारे कहने का मतलब है हमने या हमारे साथ के लोगों ने या हमसे पहले जितने भी लोग थे, जिस तरह से अपने बच्चों को पाला, वो सब गलत तरीका है। मेघनाथ जी, आप मतलब का मतलब गलत तरीके से निकालेंगे तो वो सही नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के हाथ में किताब देनी चाहिए, लाठी नहीं। क्योंकि किताब अच्छी नींव डालती है, कुछ रचने का हुनर सिखाती है, और लाठी नींव उखाड़ती है, विध्वंस कर देती है।
और एक बार नींव पड़ जाने के बाद लोग मेरी तरह हो जाए तो बड़ी मुश्किल से फिर से सब कुछ बदल कर भीमराव की तरह हो पाते हैं। और होना चाहे तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे मेरे साथ ही। देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं बेटा। इस फालतू आदमी के साथ रहकर तुझे भी फालतू की बकवास करनी आ गई। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता ना, वही ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाथ में ये रद्दी का बंडल लेकर भाषण देने में शर्म नहीं आ रही तुझे? हाँ? बेशर्मों की तरह अपने बाप को समझा रहा है कि मैं गलत हूं और ये सही। सुन, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। क्या कर रही है आप? ये काम के समय आप सोने जाएंगी? अरे तुझे वो मैनेजर यहाँ देखने का काम देकर चला जाता है, तो क्या मैं तुझसे डर कर काम करूंगी यहाँ? मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं जाकर सो कर आती हूँ थोड़ा। दीदी, आप क्यों करती है ऐसा? मत कीजिए ना ऐसा। रोज रोज घर के मतभेद यहाँ लाना जरूरी है क्या? अच्छा, तू अपनी बड़ी बड़ी बातें घर पर छोड़कर आती है क्या? और ये लक्ष्मी जो बात बात पर तेरा साथ देती है, अपनी ये आदत ये घर पर छोड़कर आती है क्या? दीदी अब क्या कहूँ, मगर ऐसा मत कीजिए। सुन, मुझे ना नींद आ रही है, और अगर मैं इतनी ही डीडी लगती हूँ ना, तो झूठ कह देना मैनेजर से कि मेरी तबीयत खराब है, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ सोने। दीदी, चीजों को और मत उलझाइए। ऐसे बार ना मेरा हाथ मत पकड़ा कर। मेरी जगह जो मैनेजर है उसे थप्पड़ मारा, अच्छा नहीं किया तुमने। साहब ऐसा नहीं है साहब, वो मुझे दीदी कह रही थी और मैंने उसे देवरानी मानकर ही थप्पड़ मारा है। मैं तो साहब अपना काम कर रही थी, यही आ गई, आकर बहस करने लगी। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है। करुणा दीदी का अब स्थायी इलाज जरूरी है। समझा कर, मिन्नतें करके अगर कोई ना सुने ना, तो आखिरी हथियार यही बचता है कि कुछ भी करके उसका इलाज किया जाए। रामा, जब तुम पहली बार आई थी इस ऑफिस में तो लड़ाई करने आई थी और बहस भी हुई थी मुझसे, लेकिन धीरे धीरे काम करने लगी। बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये लो, इस महीने की तनख्वाह। और अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा कर दूंगा। धन्यवाद। जाओ। लक्ष्मी, तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे, क्योंकि तुमने कई बार मेरे ना रहने पर मेरा भी काम किया है। धन्यवाद साहब। जाओ। आओ करुणा। करुणा, तुम्हें कम पैसे दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे ना रहने पर मन से काम नहीं करती हो, हमेशा बहानेबाजी है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा मन से काम करती हूँ। झूठ। वैसे अच्छा ही किया कि तुमने कम काम किया। इससे ये फायदा हुआ कि तुम्हारे पैसे काटकर
लक्ष्मी को दे पाया। गलत किया साहब आपने। अच्छा रमा, तुम बताओ, इसने काम चोरी की या नहीं? तुम बहुत आदर्शवादी बातें करती हो। बताओ कि ये काम चोरी करती है या नहीं, और अगर कह दोगे कि नहीं तो पूरे पैसे दे देंगे। लेकिन सच बताओ। क्या कर रही है आप? ये काम के समय आप सोने जाएंगी? अरे तुझे वो मैनेजर यहाँ देखने का काम देकर चला जाता है, तो क्या मैं तुझसे डर कर काम करूंगी यहाँ? मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं जाकर सो कर आती हूँ थोड़ा। हाँ, करती है काम चोरी। ठीक है, नहीं रहना है ना, तो ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप मेरा और रमा का सामान उठाकर इस घर के बाहर फेंक दीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप अपना सामान उठाकर यहां से चले जाएंगे, लेकिन बांटिए मत। क्योंकि घर छोड़कर जाना बंटवारा होने से अच्छा ही होगा। चलो रमा, करुणा भाभी हमारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देंगी, तो हम अपना सामान उठाकर यहां से चले जाएंगे। चलो। मेरा भी सामान उठाकर बाहर फेंक दीजिए, मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, उठाकर फेंकिए सारा सामान अभी के अभी। नहीं रहना मुझे किसी के भी साथ। निकलो सा, कब की ख्वाहिश पूरी हो गई। सुनाई नहीं दे रहा है आपको? उठाकर फेंकिए सबका सामान। मेरा भी सामान फेंक दो। बस यही दिन देखने को बचा था। मेरा भी सामान उठाकर बाहर फेंक दे। नहीं रहना अब यहाँ। सुनिए, सबका सामान उठाकर फेंक दीजिए बाहर। पागल हो गई हो करुणा? बाबा और बुआ का सामान उठाकर फेंक दूं? जानबूझकर किया उन्होंने ऐसा, ताकि भीम, रमा और लक्ष्मी का सामान ना फेंका जाए। अगर ये सब पहले से समझती ही हो, तो मत करो ना ये सब तमाशा। और अगर इतना ही है ना, तो हम दोनों घर छोड़कर चले। ये मेरी तनख्वाह है, और मैनेजर ने कहा है कि वो अगले महीने से तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देंगे। मैंने धन्यवाद कहा, मगर मैं जानती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो ये सब जानबूझकर कर रहा है,
ताकि हम तीनों देवरानी और जेठानी में लड़ाई हो सके। अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ रमा? तुम वहां मिर्च के कारखाने में रहती हो भाभी के साथ, मैं क्या कहूं? हाँ, बस इतना कहना जरूरी समझता हूं कि कैसी भी हो, करुणा भाभी हमारी भाभी है। उन्हें अगर कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम उनका साथ जरूर देना, ठीक है? बाबा, आपसे कुछ कहना था। आजकल उस भीमराव के साथ घूम रहा है ना, तो आदत तो पड़ी गई होगी भाषण देने की। ऐसा है, अभी मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना है। चल जा यहां से। बाबा, ये मेरी पहली कमाई। जब छोटा था और आई हुआ करती थी तो कहते थे कि मैं कमाऊंगा तो ये करेंगे वो करेंगे। आज कमा कर लाया हो बाबा, मेहनत से पहली कमाई। उसका एक हिस्सा आपको दे रहा हूं, रख लीजिए बाबा। लड़ाई झगड़े नाराजगी एक जगह, मगर बेटे की कमाई अपनी जगह। रख लीजिए बाबा। रख। पूरन काका, बेटा मुझे नहीं लगता कि पूरन ने कुछ किया है, वो बेगुनाह है। लेकिन बाबा, उनके पक्ष में कोई सबूत भी तो नहीं है ना हमारे पास। पूरन भाऊ, ये चाहे भले नशे में हो, लेकिन पूरन भाऊ ऐसा नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? हमारे साथ किए तो हमें पता है कि तुम्हें पता है। हाँ, तुम तो कहबे करोगे कुछ नहीं किए, कहेंगे तुम्हारे तो भाई है। हाँ हाँ, नहीं करेंगे। इतने दिनों में इतना तो जान गई हूं मैं इनको। हाँ, मेरे मामा ने ऐसा नहीं किया होगा। चल निकल यहाँ से, और खबरदार जो हिया तू दोबारा दिखा, निकल निकल। कामजी भाऊ, भीम, रमा, शोभा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे एक औरत का अपनी इज्जत का ऐसे मजाक बनाएगी, तमाशा बनाएगी। भीमराव, देख रहा नहीं सब क्या कर रहे हैं? अब हमें ही देखना है कि तुम्हारा न्याय क्या कहत है। भीम, तुम तो पूरन भाऊ को बहुत अच्छे से जानते हो ना? क्या तुम्हें लग रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? काकी, लेकिन उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। और फुलिया काकी सही कह रही है कि कोई औरत अपनी इज्जत का तमाशा तो नहीं बनाएगी ना। बार बार कह रहे तो से निकल यहाँ से, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल यह दिखाना मत। निकल, निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। ठीक है,
चाहता हूँ मैं। पूरन भाऊ, पूरन भाऊ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्हें सालों से मैं जानती हूँ। ये सबसे चिढ़ते हैं, सबसे नफरत ही करते रहते हैं। मगर मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग आपको समझते हैं वो भी खामोश। तो जहाँ न्याय की बात हो वहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं। रमा, रमा नहीं, आप बताइए। मतलब अदालत के चौखट पर ही सारे रिश्ते नाते छोड़कर अंदर जाए, न्याय प्रक्रिया में रहने वाले सारे लोग पत्थर के बन जाए, और क्या सबूत और गवाह इतने बड़े हो जाएंगे कि व्यक्ति की धारणाओं का कोई मोल नहीं है? हाँ, कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। न्याय प्रक्रिया केवल सबूत और गवाह से संचालित होंगी। अदालत की चौखट के बाहर हर रिश्ते नाते को रोक दिया जाना चाहिए, और अदालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति जाने चाहिए, एक अपराधी और एक वो जिसके साथ अपराध हुआ है। और कठोर बनना पड़ेगा रमा, कठोर बनना पड़ेगा न्यायाधीश को और न्याय प्रक्रिया से जुड़े हर एक व्यक्ति को। ऐसे धारणाओं के हिसाब से न्याय मिलने लगा ना रमा, तो हर एक अपराध किसी ना किसी के धारणा में सही होगा। फिर इस दुनिया में कोई अपराध ही नहीं रहेगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? रमा, न्याय प्रक्रिया कुछ कायदे कानूनों के हिसाब से चलती है और उसे ऐसे ही चलना चाहिए। फिर चाहे एक बेगुनाह कुछ अपराधियों के सामने ऐसे धक्का मारकर जलील करके निकाल दिया जाए और उसे ऐसे भटकने को छोड़ दिया जाए। हाँ, मैं नहीं मानती। और आप जिसे पूरन काका कहते हैं ना, उन्हें मैं अपने पिता के समान मानती हूँ, और मैं उन्हें ऐसा छोड़ नहीं सकती। और तुम सब जब मुझसे दोस्ती करने की और मुझे दारू पिलाने की बात कर रहे थे, तभी मुझे अजीब लगा था और मैं सतर्क हो गया था। और फिर ये सब। शर्म आ रही है आप सबको? ऐसे फंसाना चाह रहे थे पूरन भाऊ को? चिल्ला मत। और हमें फुलिया जो कहेगी हम उसी पर विश्वास रखेंगे ना? हाँ, हमें क्या पता, शोर सुनेंगे तो हम उसी का साथ देंगे ना जिसके साथ हम रहते हैं। बस शर्म कीजिए जरा आप सब। आपका झूठ पकड़ा गया तो अभी एक दूसरे पर आरोप डाल रहे हैं। अरे अपराधी तो आप सबके सब हैं। और सबसे बड़ी अपराधी फुलिया का कि आप हैं। ये लोग तो मर्द हैं। आपकी इज्जत इन लोगों के लिए साजिश का एक हिस्सा भर थी, लेकिन आपकी इज्जत तो आपकी इज्जत है ना फुलिया का की। आपने एक स्त्री होकर आपने अपनी इज्जत को, अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को इतना सस्ता बनाकर रख दिया कि ये लोग कभी भी उसे बेचकर पूरन काका जैसे लोगों को दोषी बना सकते हैं। तो जरा सोचिए किस हद तक गिर गई हैं आप। एक स्त्री की गरिमा का ध्यान वो स्त्री खुद नहीं रख सकती है, तो वो किसी पुरुष से भी अपेक्षा ना करे कि वो उनकी गरिमा रखे। ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा सब अपनी जगह है, लेकिन इस सब के बीच आपको अपनी इज्जत नहीं लानी चाहिए थी काकी।
स्त्री के भाव प्रदर्शन का सबसे बड़ा और कीमती माध्यम होता है उसके आंसू। आपने अपने आंसुओं का फुलिया काकी ने चाहे जो किया हो, मगर है तो वो एक स्त्री। उनकी गरिमा हमारी गरिमा है। चाहूं तो मैं अभी आप सबके ऊपर केस कर सकता हूं, अभी पुलिस थाने में जाकर। लेकिन आपके ऊपर केस करूंगा तो वो केस फुलिया काकी के ऊपर भी हो जाएगा। अदालत में उल्टे सीधे सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, उनकी जांच होगी, पेशी होगी, और ये सब मैं नहीं करना चाहता। इसलिए जाइए, जाकर सो जाइए, तमाशा खत्म हो गया। और हो सके तो भूल जाइए कि आज की रात इस चाल में क्या हुआ। माफ कर दीजिए मुझे आप पर विश्वास रखना चाहिए था। मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। माफ कर दीजिए ना। रमा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? उस परिस्थिति में तुमने जो कहा वो तुम्हें सही लगा, मैंने वो कहा जो मुझे सही लगा। इसमें किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे विश्वास रखना चाहिए था आप पर। देखो रमा, असहमति इस बात का प्रदर्शन नहीं करती कि दो व्यक्तियों के बीच विश्वास नहीं है, बल्कि असहमति इस बात का विश्वास दिलाती है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने वजूद के साथ जिंदा हैं। और किसी भी रिश्ते में असहमति होना अच्छी बात है। उल्टा रिश्ते में ज्यादा सहमति होने लगे तो खतरा हो सकता है। ज्यादा सोचो मत। लेकिन हाँ, जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की उसे जरूर समझना। न्याय सिर्फ और सिर्फ सबूत और गवाहों के आधार पर किया जाता है, अपनी मान्यताओं के आधार पर नहीं। चलो अब मैं थोड़ी देर पढ़ता हूं और फिर सो जाऊंगा। तुम जाओ, सो जाओ। नहीं, मैं भी पढ़ती हूँ। तो फिर पढ़ो। लेकर आई कहे कि खाता में सब हिसाब लिखा है कि शोभा हमसे कितना पैसा ली है, और अपन पैसा मांगना गलत नहीं है। हाँ, और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। दिख रहा है जोखू काका आप कितने बीमार हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पैसे नहीं मांगने चाहिए। पैसे मांगना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अभी आप सिर्फ पैसे नहीं मांग रही हैं। अभी कल रात के गुस्से को शांत करने के लिए आप शोभा काकी की बेबसी का फायदा उठा रही है। अगर ऐसे ही रिश्तों में कड़वाहट आने पर हम बात बात पर वही खाता लेकर हिसाब करने आएंगे, सामने वाले को जलील करने लगेंगे, तो अच्छा नहीं होगा। मतभेद जिस स्तर पर हुए हैं, जिस क्षेत्र में हुए हैं, वहीं पर रहे तो सही होता है। नहीं तो किसी के प्रति हमारा गुस्सा, हमारी घृणा किसी संक्रामक बीमारी की तरह फैल सकती है। और जब कोई व्यक्ति किसी से नाराज हो या उदास हो तो उस व्यक्ति से तो और भी संभल कर बात करनी चाहिए ना। सही कह रहे हो। संभल के बात करना है ना, तो ठीक है, संभल के बात करते हैं। हाँ, देखो
जरा देखना संभल के बात कर रहे कि नहीं। हाँ तो भीम, रमा और तुम्हारे जितने भी समर्थक हैं, ये हमरे हिसाब का खाता है और हमें पैसों की जरूरत है। तो हम हाथ जोड़ के शोभा जी आपसे आग्रह करत हैं कि आप कृपा करके हमार पैसा हमें वापस कर दीजिए, ठीक है? ये ले भीमराव, अब फुलिया बोली ना संभल के। संभल कर नहीं, परेशान करने के अलग अलग तरीके अपना रही है फुलिया काकी। तो फालतू की चीज देख कह रहे हो? ये जो हिसाब लिखा है खाते में वह देखो ना, बस बात खत्म। ठीक है, आपका हिसाब देखते हैं, दीजिए। और इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपने पूरा हिसाब लिखा है कि नहीं। फुलिया काकी, इसमें तो आपने ये लिखा ही नहीं है कि यही शोभा। तो क्या चाहत हो कि खाता फाड़ के फेंक दें और ये सब ये खीर कपड़ा ये याद रखें और अपन पैसा भूल जाएं? मेरी ऐसी सोच नहीं है। आपने पैसे उधार दिए हैं ना, तो देंगी ना वापस। थोड़ा इंतजार कीजिए, ऐसे परेशान क्यों कर रही है? नहीं 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 नहीं, हमें तो अपन पूरा का पूरा पैसा अब ही चाहिए। और अपन पैसा लेने के खातिर अगर हमें थाने भी जाना पड़े ना, तो हम थाने जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। ये भीमराव बहुत कानून कानून करता रहता है ना, तब कानून से ही पैसा लेंगे। चल फुलिया, चल थाने। और भीमराव, आज पहली बार तुम किसी को कानून की धमकी देकर नहीं गए हो बल्कि कोई दूसरा तुम्हें कानून की धमकी देकर चला गया मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? ये बात तो बहुत सही कही जनार्दन तुमने। भाई ये देखकर तो हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुश होते रहिए। और वैसे भी आप लोगों को तो आदत हो गई है कि इस चाल में किसी के भी जीवन में परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो बाकी सब खुश हो जाते हैं। होते रहिए खुश। शोभा काकी, अब परेशान मत होइए। ये मामला पैसों का है ही नहीं, बस आपको परेशान कर रहे हैं। अब चाहे मामला जो भी हो, मगर मैं फुलिया ताई का पैसा दूंगी। तुम्हें तो मिली है ना तनख्वाह, तो तुम क्यों नहीं दे देते पैसे? मैंने कहा ना अभी, मामला पैसों का नहीं है। जिस चीज का मामला है उसका समाधान ढूंढना होगा। अरे उधारी ली है शोभा ने, तो वापस तो करना पड़ेगा ना उसे। और अगर नहीं करेगी तो जाएगी जेल। और वही नहीं, उसके साथ साथ भीमराव को भी जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में हम तुम दोनों के साथ हैं। चलो थाने। बाबा, दरोगा आपका शिष्य है, तो इस मामले में मत पड़िए। बेटा,
पढ़ तो हम गए हैं, अब बस देखता जा तू कैसे इस 8 आने के चक्कर में तेरा भीमराव जेल के अंदर होगा। चलो रे। समझ गए ना आप सब क्या कहा इन्होंने? मुझे नहीं मानना ये। मेरे और पूरन भाव के पैसे मिला करके 3.5 आने हो चुके हैं ना। इतने पैसे देकर कह देंगे बाकी के पैसे बाद में दे देंगे। बात खत्म हो जाएगी, पर इतना बात को क्यों खींचने का? हाँ, सही बात। किसी भी बात को खींचना क्यों? मैंने जैसा समझाया था वैसा कीजिए। चलो पीछे हटो, हटो पीछे। तुमने फुलिया के पैसे लिए थे, पैसे लौटा दो। 3.5 आने हैं, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी आपको। नाटक चल रहा है क्या ये? नाटक नहीं, मुझे तो लगता है कि एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी लगता है दरोगा साहब कि आपको इस सब के बीच आना ही नहीं चाहिए। भीमराव, न्याय की बात करते करते तुम ये भी तय करने लग गए कि पुलिस को कब आना है और कब नहीं आना चाहिए। मैं ये तय नहीं कर रहा हूँ दरोगा साहब, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये अदालत की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये मामला कानूनी नहीं, रिश्तों का मामला है। देखिए दरोगा साहब, किसी भी हाल में इस फुलिया को उसके पैसे मिलने चाहिए। अरे लीजिए इससे पैसा।